लास्ट वीक हमने एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ा था कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ काम करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है। हमने फिर सर्चिंग एल्गोरिदम देखे थे, सॉर्टिंग एल्गोरिदम देखे थे, ग्रीडी एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा था। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है एल्गोरिदम को प्रूव करने का कि एल्गोरिदम ठीक है या नहीं, या इफेक्टिव है या नहीं। जो हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उन सारी प्रॉपर्टीज को हमने कवर करना होता है। ठीक है, तो कोई भी आपके पास लॉजिक आ जाए या कोई भी एल्गोरिदम आ जाए, कोई भी प्रोसेस आ जाए, उसको प्रूव करना हो तो आपके पास चार तरीके हैं प्रूफ के। उसमें डायरेक्ट प्रूफ है, प्रूफ बाय कंट्रापोजिशन है, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन है और प्रूफ बाय केसेस है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रूफ बाय डायरेक्ट प्रूफ है। तो डायरेक्ट प्रूफ के अंदर हम क्या करते हैं, सिंपली जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं और उसको डायरेक्टली हम प्रूव कर देते हैं। पहले हमारे पास क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। कि आपके पास अगर दो ऑड नंबर्स है तो उनका प्रोडक्ट भी हमेशा ऑड होगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑड की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि दो से डिवाइड ना हो, ठीक है, वो आपका ऑड नंबर कहलाता है। तो बाय डेफिनेशन हम किसी ऑड वैल्यू को आपने निकालना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली दो से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करें और उसके अंदर जब आप एक ऐड कर देंगे तो ये आपके पास एक इवन नंबर की रिप्रेजेंटेशन है। इसके अंदर आप जब +1 कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कभी भी जो है टू से डिवाइड नहीं हो सकेगा। ठीक है, कोई भी नंबर है उसको आप टू से मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 1 2 +1 3 ऑड है, 3 2 6 +1 7, 4 2 8 +1 9। इसी तरह आप कोई भी नंबर ले लें, कोई भी। अब ये जो n है ये कोई भी इंटीजर है। ठीक है, ये बिलोंग्स टू z है कि ये आपका n जो है ये कोई भी इंटीजर है जिसको आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे उसके अंदर तो वो आपका ऑड नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि टू से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका इवन नंबर कहलाता है, क्योंकि उसे टू से आप डिवाइड कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज ऑड, इसको आपने डायरेक्टली प्रूव करना है कि कोई ऐसी वैल्यू निकालनी है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद कि आपका रिजल्ट ऑड प्रूव हो जाए। अब इसको हम देखते हैं। 2m+1 एक का ऑड नंबर है, दूसरा है 2n+1, हमने दूसरा ऑड नंबर ले लिया। दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2m+1 इंटू 2n+1 मल्टीप्लाई करेंगे 4mn प्लस 2m प्लस 2n+1। या जैसा हम आसान मेथड देखते हैं उसके मुताबिक हम पहले 2m ले लेते हैं, ठीक है, फिर 4mn, फिर 2n+1 ले लेते हैं। यानी कि पहले आपके पास सिर्फ m है, फिर एक m है, फिर सिर्फ n है और फिर कोई भी नहीं है। अब पहले तीन में से आप दो कॉमन ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ले सकते हैं बिल्कुल। ये जो तीन है इनमें से हमारे पास टू कॉमन है, हमने टू कॉमन ले लिया। टू कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा, ये इंटरनल वैल्यू आ गई कोई भी। तो ये आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये जो हिस्सा है क्योंकि टू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ जाए ये आपके पास इवन है। ठीक है, इसके अंदर आपने +1 कर दिया तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ m एंड n आर परफेक्ट स्क्वायर्स देन m प्लस n प्लस 2 अंडर रूट ऑफ mn इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कि अगर आपके पास m और n जो है वो दो परफेक्ट स्क्वायर हैं, यानी कि वो किसी भी नंबर के स्क्वायर्स हैं, तो ये आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर आ रही है। देखते हैं क्या होता है। अब m की वैल्यू अगर हम लेते हैं a स्क्वायर, क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो अब किसी भी चीज के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह n भी एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि b स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ mn, अंडर रूट ऑफ mn क्या है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। ये क्या है हमारे पास, 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। अब स्क्वायर उसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, ए भी आ जाएगा और 2 इसके साथ पहले से है, ये स्क्वायर दोनों इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।
अब ये हमारे पास किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर है, जो कि खुद दिखा रहा है कि ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस वजह से हमने प्रूव कर दिया कि ये भी वैल्यू जो है एक परफेक्ट स्क्वायर ही निकलेगी। नेक्स्ट आपका है प्रूव बाय कंट्रापोजिशन। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कंट्रापोजिशन होता क्या है। कंट्रापोजिशन ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो वैल्यूज हैं, P इम्प्लाइज Q, ठीक है, ये आपके पास एक लॉजिक है। अगर इसका आपने कंट्रापोजिशन निकालना है तो इसका कंट्रापोजिशन क्या है कि आप दोनों की पोजीशन भी चेंज कर दें और दोनों के साइन भी चेंज कर दें। नॉट ऑफ Q इम्प्लाइज नॉट ऑफ P, नॉट ऑफ P, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास कंट्रापोजिशन हो जाएगी कि आप दोनों साइडों पे साइन भी चेंज कर रहे हैं, दोनों साइडों पे डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं। क्लियर। उसके बाद आपके पास एक एग्जांपल है इसकी। अब इम्प्लीकेशन है, इफ P देन Q है, आपके पास P इम्प्लाइज Q है। राइट मेथड वन, एज्यूम P देन शो दैट Q लॉजिकली फॉलो। ये तो P इम्प्लाइज Q है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, इफ R इज रैशनल देन अंडर रूट R इज इररेशनल। ठीक है। अब क्या है, पहला हमारे पास क्या है, अगर R इररेशनल है तो अंडर रूट R भी क्या है, इररेशनल है। अब अंडर रूट R जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा कंट्रापोजिशन में, और R जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा। इससे बेसिक जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरह होगा, R इम्प्लाइज, यूं समझ लें, अंडर रूट ऑफ R। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का जो है साइन भी चेंज करना है और डायरेक्शन भी चेंज करनी है। तो अंडर रूट R भी इस साइड पे आ जाएगा और इम्प्लाइज R। ठीक है। अब जो इनका सिंबल है वो सिंबल आपका क्या है, सिंबल ये है कि पहले आपके दोनों इररेशनल थे, अब आपने दोनों को रैशनल प्रूव करना है कि दोनों जो है वो रैशनल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये कंट्रापोजिटिव सेंस जो है प्रूव हो गया कि R अगर रैशनल, अंडर रूट R रैशनल हो, तो उसका मतलब है R भी रैशनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर R जो है वो इररेशनल हुआ तो आपका अंडर रूट R भी क्या होगा, इररेशनल होगा। दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपके पास क्या है कि कोई भी नंबर जो कि a बाई बी की फॉर्म में लिखा जा सके, जबकि b जो है वो आपका जीरो ना हो। आपके पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई है कि 0.281 एक रैशनल नंबर है। जी है, बिल्कुल, क्योंकि उसे 281 डिवाइडेड बाय 1000 लिख सकते हैं। इसी तरह आपके पास जीरो जो है वो भी रैशनल नंबर है, क्योंकि उसे आप 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह m और n जो है नॉन जीरो नंबर्स हैं, और m प्लस n डिवाइडेड बाय m n जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं। जाहिर बात है, नजर आ रहा है कि दो नंबर ऐड हो रहे हैं और वही दो नंबर नीचे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है। और आपके पास ऊपर क्या लिखा हुआ है कि दोनों नॉन जीरो नंबर है। तो कोई भी नॉन जीरो नंबर आपका जब भी मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर हमेशा नॉन जीरो ही आएगा। दो नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई हो गए, कभी भी जीरो नहीं दे सकते। ठीक है। जीरो आपका आंसर सिर्फ इस केस में आता है कि दोनों में से कोई एक या दोनों जो है आपके जीरो वैल्यू के हों, तब आपका आंसर जो है जीरो आ सकता है मल्टीप्लिकेशन का। जबकि सम का आंसर जो है वो जीरो आ सकता है, क्योंकि एक अगर पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो तब आपकी वैल्यूज जो है वो जीरो आ सकते हैं। जैसे 3 - 3, 4 - 4, ये आपकी वैल्यू जीरो आ सकती है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जब तक मल्टीप्लाई बाय जीरो नहीं होगा, आपकी वैल्यू जीरो नहीं आ सकती। इज द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स अ रैशनल नंबर। ठीक है। अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं, उनका सम रैशनल नंबर है, तो क्या वो खुद रैशनल नंबर्स हैं, तो उनका सम रैशनल नंबर होगा। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स हैं, उनको आप जो दोनों नंबर्स हैं वो रैशनल हैं, दोनों p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो उनका आंसर जो है वो भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकेगा। नेक्स्ट आपके पास अगर डायरेक्ट प्रूफ, ये तो हम ऊपर चले गए हैं, ये आपके पास अब हमने इसको कंट्रापोजिशन से प्रूव करना है। इफ p देन q, p इम्प्लाइज q आपके पास बन गया।
प्रूव बाय कंट्रापोजिशन, तो आपने प्रूव क्या करना है, नॉट ऑफ क्यू इम्प्लाइज नॉट ऑफ पी, यानी कि उसी को आपने उल्ट कर दिया। अगर आपके पास रियलिटी जो है वो पी इम्प्लाइज क्यू है, तो आपकी कंट्रापोजिशन होगी नॉट ऑफ क्यू इम्प्लाइज नॉट ऑफ पी। अब क्वेश्चन क्या है, आर अगर इरेशनल है तो अंडर रूट आर भी क्या होगा, इरेशनल। आप दोनों की साइड चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज का क्या मतलब है कि रैशनल इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले अंडर रूट आर आ जाएगा कि अगर अंडर रूट आर जो है वो रैशनल है तो आर भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास अंडर रूट आर क्या है, रैशनल है, जिसको हम लिख सकते हैं ए बाई बी के फॉर्मेट में, ठीक है। अंडर रूट आर जो है वो जाहिर सी बात है ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको हम ए बाई बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कोई भी दो नंबर्स हैं जिनका आंसर अंडर रूट आर आ रहा है, तो आर क्या होगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों इंटीजर्स हैं, तो उनका स्क्वायर क्या होगा, अगर ए का स्क्वायर डिवाइड बाय बी का स्क्वायर होगा तो वो क्या होगा, वो भी एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि आप ए बाय बी की फॉर्म में उसको लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं, और उसको आप ए बाय बी की फॉर्म में या पी बाय क्यू की फॉर्म में, जो आपने ज्यादा पढ़ा हुआ है, पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो हमने अब क्या प्रूव किया कि अगर अंडर रूट आर जो है वो रैशनल हो तो हमारे पास आर भी क्या होगा, रैशनल होगा, और ये वैल्यू हमने इजीली प्रूव कर दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये बाय कंट्रापोजिशन था, तो हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो भी क्लियर हो गया कि अगर आर इरेशनल हो तो आपका अंडर रूट आर भी क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एक कंडीशन होती है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का क्या है कि दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है, दोनों की वैल्यू सेम है, कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू है, यानी कि अगर P इम्प्लाइज Q है और P Q इम्प्लाइज P है तो वो क्या होगा, वो भी आपका प्रूव हो जाएगा। इसी तरह P इम्प्लाइज Q है एंड नॉट ऑफ P इम्प्लाइज नॉट ऑफ Q है, ये दोनों इक्विवेलेंट चीजें हैं, यानी कि आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। यानी ये समझ लें कि P इम्प्लाइज Q, ठीक है, P इम्प्लाइज Q एंड Q implies P, इन दोनों का सेम मतलब है किसके, P implies Q and not of P implies not of Q। ये आपका दोनों बातें सेम है। नेक्स्ट आपने कोई प्रूफ करना हो तो उसके लिए आप इफ एंड ओनली इफ की चेन बना सकते हैं, या एक से ज्यादा दफा आप इफ एंड ओनली इफ यूज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह चेन आप बना रहे हैं। ये देखें आपके पास for an integer n if is even if and only if n square is even। तो आपने क्या करना है, प्रूव करना है कि n जो है वो अगर इवन है तो n स्क्वायर भी क्या होगा, इवन होना चाहिए, ठीक है। n is even if and only if n square is even, कि अगर n स्क्वायर इवन है तो तब ही आपका n जो है वो इवन होगा। अगर n स्क्वायर इवन नहीं है तो आपका n इवन होने के चांसेस बहुत कम है। तो इसको प्रूव हमने करना है। फॉर एग्जांपल n आप इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2k के साथ, तो n स्क्वायर आपके पास 4k स्क्वायर है, ठीक है। 4k स्क्वायर है, उसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 2k आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है इफ n स्क्वायर इज इवन देन n इज इवन। आप इसको उल्टा करना है आपने, n स्क्वायर इज इक्वल टू 2k आपने लिया है, तो n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2k। तो अंडर रूट ऑफ 2k कितने चांसेस हैं कि वो इवन आए, आप कोई गारंटी तो नहीं दे सकते, ठीक है। तो इस वजह से ये आपका प्रूफ जो है
वो गलत हो गया कि आप अंडर रूट ऑफ 2k जो है वो जब आपके पास n स्क्वायर जो है वो इवन आएगा तो उसका आप गारंटी नहीं दे सकते कि आपका n जो है इवन है या नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका n जो है वो इवन तब ही होगा जितने भी इवन नंबर्स हैं उसका अंडर रूट जो है वो n होगा। फॉर एन इंटीजर n इज इवन इफ एंड ओनली इफ n स्क्वायर इज इवन। अब इसको आपने कंट्रापोजिशन से करना है। प्रूव p implies q and not of p implies not of q। अगर n स्क्वायर इवन है देन n इज इवन, इफ n इज ऑड देन n स्क्वायर इज ऑड। इनको उल्टा कर दिया है, ठीक है। हमने n को ऑड ले लिया है तो हमारे पास n स्क्वायर क्या आया है, ऑड आ गया है। तो आपका वैल्यू क्या हुई है, प्रूफ हो गई है कंट्रापोजिशन के जरिए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे n क्या है, 2k+1 जो कि एक ऑड वैल्यू है। हमने ये लिया n इज ऑड, ठीक है, इनको उल्ट कर दिया तो n स्क्वायर इज ऑड। ये इन्होंने आई थिंक ये स्टेटमेंट इन्होंने गलत लिख दी है। नॉट ऑफ q implies नॉट ऑफ p करना था यहाँ पे, ठीक है। सिंस n is an odd number, n is equal to 2k+1 for some integer। n 2k+1 रिप्रेजेंटेशन है ऑड नंबर की, उसका स्क्वायर लिया तो क्या आएगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू 2k+1 होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा, 2k स्क्वायर प्लस 2k 4k स्क्वायर प्लस 2k+1। अब पहली दोनों वैल्यूज में से आपने 2 कॉमन ले लिया तो साथ +1 आ गया। ये आपके पास इवन नंबर की रिप्रेजेंटेशन है, ये इसको ऑड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपकी वैल्यू प्रूव हो गई किसके जरिए, कंट्राडिक्शन के जरिए। नेक्स्ट आपके पास प्रूव बाय कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन क्या है आपका, ठीक है, वो कंट्रापोजिशन था, ये अब आपका कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन का क्या मतलब है कि आप उसको गलत प्रूव कर दें कि उसकी जो उल्टी बात है वो गलत है, ठीक है। नॉट ऑफ पी इम्प्लाइज फॉल्स, कि अगर आपको नॉट आप उस बात की अगर आप उसकी बात को अगर उल्टा करेंगे तो आपका आंसर ठीक आ जाएगा। इसकी एग्जांपल है अंडर रूट 2 इज इरेशनल। अब आपने इसको कंट्राडिक्ट करना है, इसका उल्ट करना है। यानी कि अगर वो कह रहा है कि अगर ये इरेशनल है तो आपने ये गलत प्रूव करना है कि अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब हमारे पास अगर अंडर रूट 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं m/n की फॉर्म में, ठीक है। कोई भी दो m और n है, ठीक है, जिनके जो कॉमन प्राइम फैक्टर ना हो, ठीक है। show that m and n are both even, thus having a common factor 2 as contradiction। तो अब हमने क्या प्रूव करना है कि अंडर रूट 2 जो है वो एक इवन नंबर है। तो ये प्रूव क्या होगा, प्रूव बाय कंट्राडिक्शन, कि आपका जो दावा था उस दावे को आपने गलत प्रूव कर दिया है। अब इसके एक लिखते हैं अंडर रूट 2 इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n। अब n डिवाइड बाय n में दोनों को आपने इवन प्रूव कर देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, n को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, अंडर रूट 2n हो जाएगा इक्वल टू m हो जाएगा। तो स्क्वायर लेंगे दोनों साइडों पे, 2n स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, m जो है आपका इवन आ गया। m को आप 2l ले सकते हैं या कोई भी 2a भी ले सकते हैं। स्क्वायर लेंगे, m स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर, 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर। तो इससे प्रूव हो गया कि आपका n भी इवन है, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, आपने कंट्राडिक्ट किया ना कि थ्योरम क्या था, अंडर रूट 2 जो है वो इरेशनल है, उसको आपने कंट्राडिक्ट किया कि अंडर रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर होने के लिए आपने प्रूव करना था कि आपके m और n जो है वो दोनों इवन नंबर्स हैं, ठीक है। उसके लिए हमने क्या प्रूव करना है कि दोनों इवन नंबर्स हैं, जो कि हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो थ्योरम था वो प्रूव हो गया। अब इन्फिनिटली मैनी प्राइम्स, इसका क्या मतलब है कि आपके प्राइम नंबर्स की तादाद इन्फिनिट है, कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको कंट्राडिक्ट करना है तो आपने क्या कहना है कि
आपके पास फिनिट प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब आपने एक एन नंबर है, एन नंबर लेना है, ठीक है, जो कि किसी भी प्राइम नंबर के साथ डिविजिबल ना हो, ठीक है। जो एन है वो किसी भी जो आपके प्रीवियस प्राइम नंबर्स हैं उनके साथ डिविजिबल ना हो, ठीक है। यानी कि एन जो आपने नंबर लेना है कि आपने इतने प्राइम नंबर्स लेने हैं, वो वैल्यू किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल ना हो। अब दूसरी साइड पे हम शो करते हैं कि दूसरी साइड पे हमने क्या शो करना है कि जो भी नंबर है उससे हर नंबर जो है उसने प्राइम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। अभी आपके पास कंट्राडिक्शन आ गई कि एक आपने प्रूफ करना है कि आपने एन वो वाला नंबर लेना है जो प्राइम नंबर से डिवाइड ना हो, दूसरा हम कहते हैं कि हर जो नंबर है वो किसी न किसी तरह एक प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है। तो ये दोनों आपस में कंट्राडिक्शन हो गई। तो 10 हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो है इनफिनिट मैनी प्राइम नंबर्स हैं, कि इतने प्राइम नंबर्स हैं कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते। इस तरह कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि P1 से लेकर Pn तक आपने नंबर्स लेने हैं और n ऐसा होना चाहिए जो कि किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड ना हो, और दूसरी साइड पे हम कह रहे हैं हमारे पास एक प्रूव थ्योरम है कि दुनिया का जो भी नंबर है वो एक प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि या तो वो खुद प्राइम होगा या फिर कोई भी नंबर है वो प्राइम से डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप कोई भी नंबर लें, 23 है, 23 खुद एक प्राइम नंबर है। इसी तरह 51 है, 51 क्या है, उसको आप डिवाइड करें 17 से तो 17 आपके पास प्राइम नंबर आ जाएगा, और 3 भी उसके साथ प्राइम नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एनी इंटीजर n ग्रेटर देन 1 इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर। अब वो ये उसका प्रूफ आ गया कि आपका जो कोई भी नंबर है जो n से बड़ा है वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से डिविजिबल है। एन आप एक इंटीजर नंबर लेंगे, वो एक अगर एक प्राइम नंबर है तो क्लियर है कि वो खुद प्राइम है और प्राइम प्राइम से डिवाइड होके 1 आंसर देगा। अदरवाइज n इज इक्वल टू ए बी। दूसरा क्या है कि अगर यानी कि वो किसी भी दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का मजमूआ है, बोथ आर स्मॉलर देन n, जो कि n से छोटे होंगे। यानी कि जो आपका रिजल्टेंट होगा, जो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, वो दोनों वैल्यूज जो है वो n से छोटी होंगी, ठीक है। पहला केस क्या था कि आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो खुद से और सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहे होते हैं। उसके अलावा जो भी होंगे वो किसी दो नंबर से के मल्टीप्लिकेशन का मजमूआ होंगे, ठीक है। और वो दोनों नंबर जो है वो उस n से छोटे होंगे जो आपका रिजल्टेंट होगा। यानी कि दो कोई ऐसी चीज जिसको आपने दो हिस्सों में तकसीम करना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो मेन चीज होगी वो उन हिस्सों से बड़ी होगी। ये अगर a या b जो है वो प्राइम नंबर है तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वरना हमारे पास a जो है वो दोबारा c या d का मजमूआ है। बोथ आर स्मॉलर देन a, जो कि a से छोटे होंगे, वही बात है। इनमें से अगर सी और डी, सी या डी जो है दोनों में से कोई एक प्राइम नंबर आ गया तो हमारा आंसर ठीक हो गया, वरना आपका आंसर शिफ्ट होता जाएगा। इसी चीज को आप रिपीट करते जाएंगे, एट द एंड आप एक जगह पे स्टॉप कर देंगे कि कहीं ना कहीं हमारे पास प्राइम फैक्टर आते हैं, हमेशा आपको कोई ना कोई प्राइम नंबर मिलता है। ये बेसिकली आइडिया है आपका इंडक्शन का, कि जिस तरह हम इंडक्शन में करते हैं कि एक स्टार्टिंग वैल्यू लेते हैं फिर उसको आगे बढ़ाते जाते हैं, के के लिए जूम करते हैं और k+1 के लिए आप उसको प्रूव कर देते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को आपने कंट्राडिक्शन के साथ प्रूव करना है, तो आप क्या करेंगे? देयर आर इन्फिनिटली मैनी प्राइम्स, तो आप कह देते हैं कि P1 से लेकर Pn तक जो नंबर्स हैं वो सारे प्राइम हैं। अब आपने उससे नेक्स्ट वैल्यू देखनी है P+1। इफ P डिवाइड्स A then P does not divide A+1। ये आपके पास एक प्रूवन फैक्ट है कि अगर P जो है वो A को डिवाइड करता है, ठीक है, तो P जो है A+1 से डिवाइड नहीं होगा। ये चीज अगर हम प्रूव कर लें, ठीक है, तो हमारे पास ये जो हमारा थ्योरम है ये प्रूव हो जाएगा। इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि A अगर CP है फॉर सम इंटीजर C, ठीक है, तो A+1 क्या होगा? DP होगा, ठीक है, क्योंकि D से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो अब आप
आपने क्या करना है, 1 इज इक्वल टू डी माइनस सी इन टू पी, जो कि कंट्राडिक्ट कर रहा है कि आपके प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन को। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या है कि एक या एक से बड़ी वैल्यूज। अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्या आ रही है कि डी माइनस सी मल्टीप्लाई बाई पी, के पी का जो आपका मल्टीपल है वो 1 आ रहा है, जो कि 1 आना नहीं चाहिए, 2 से 2 या 2 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए या 1 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो हम अपने क्लेम के साथ P1 से लेकर Pn तक none of P1 to Pn can divide Pn plus 1। ठीक है कि उसके अंदर अगर आप एक ऐड कर दें तो आपके वो प्राइम नंबर्स उनको डिवाइड नहीं कर सकते, जिससे हमारा प्रूफ हो गया कि जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज इन्फिनिट है। अब नेक्स्ट है आपके पास केसेस है। ठीक है कि आप डिवाइड कर देते हैं या आपके पास मल्टीपल सिचुएशंस आ जाती हैं, जैसा कि आप कहते हैं कि अगर आपने प्रूव करना है कि हर नंबर का हमेशा एक पॉजिटिव स्केयर होता है। ठीक है, इसके अंदर आप केसेस आ जाते हैं कि x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है। तो अगर x पॉजिटिव है तो x स्केयर जो है वो भी पॉजिटिव होगा, अगर x नेगेटिव है तो आपका x स्केयर जो है वो भी पॉजिटिव होगा। यानी कि आपका जो प्रूफ है उसको आपने मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक एल्गोरिदम है जिसमें आपने बताना है कि एक नंबर जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो उसके प्रूफ के लिए आप क्या करेंगे कि आप 3 केस बना लेंगे कि जो इनपुट आ रही है वो जीरो से बड़ी है, जीरो से छोटी है या जीरो के बराबर है। तो ये आपके पास केसेस बन जाएंगे। अब आपके पास इसकी एग्जांपल आ जाती है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर। ठीक है कि आपने एक ऑड इंटीजर का स्क्वायर लेना है। अब ऑड क्या है, फॉर ऑल ऑड एन देयर एग्जिस्ट एन m n स्क्वायर इज इक्वल टू 8m प्लस 1। ठीक है, तो n स्क्वायर किसके बराबर होगा, 8m प्लस 1 के बराबर होगा। अब आइडिया क्या है, सबसे पहले हम एक एग्जांपल दे लेते हैं कि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। और जो आपके पास m है, ठीक है, वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ, और उसके अंदर एक ऐड हो रहा है। इस तरह 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, जो कि 3 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 1 है। इसी तरह 131 स्क्वायर है, 17161 इसका आंसर आता है, जो कि 2145 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 1 है। अब हमने प्रूव क्या करना है, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। अब हमने क्या करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो आपने प्रूव करना है 8 से डिविजिबल है। अब n स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको प्रूव करना है कि ये 8 के साथ डिविजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट दूसरा आइडिया क्या है कि आप 2k प्लस 1 होल स्क्वायर लें। वो क्या आएगा, 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। 4 आपका कॉमन आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 जो कि आपका ऑड है। अगर k इवन है तो k स्क्वायर प्लस k जो है वो भी इवन आएगा, तो आपका मसला हल हो गया। लेकिन इफ k इज ऑड देन k स्क्वायर एंड k आर ऑड, k स्क्वायर और k दोनों क्या होंगे, ऑड होंगे, तो वो भी डन है। लेकिन ऑड होंगे और k स्क्वायर प्लस k जो होगा वो क्या होगा, इवन होगा। यानी कि दो आपके पास ऑड नंबर्स हैं, उनका सम हमेशा क्या होता है, एक इवन नंबर आता है। अब आपके पास दूसरा है इरेशनल और रैशनल। इफ a एंड b आर इरेशनल कैन a टू द पावर b बी रैशनल। कि अगर आपके पास a और b दोनों जो है वो इरेशनल नंबर हो तो a टू द पावर b आपके पास रैशनल नंबर हो सकता है। हम देखते हैं कि अंडर रूट 2 जो है वो इरेशनल है, तो फिर अंडर रूट 2 की पावर अंडर रूट 2 क्या होगा। ठीक है, दो इरेशनल नंबर्स हैं, उनकी पावर क्या होगी, रैशनल होगी। इसके अंदर अब पहला केस क्या है कि अंडर रूट 2 की पावर अंडर रूट 2 जो है वो रैशनल है। तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारा आंसर जो है वो सेम हो गया, ए भी अंडर रूट 2 आ गया, बी भी अंडर रूट 2 आ गया। दूसरा केस ये है कि अंडर रूट 2 की पावर अंडर रूट 2 अगर इरेशनल है तो फिर हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 की पावर अंडर रूट 2 होल की पावर अंडर रूट 2 क्या आएगा, अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर, जो कि 2 है, जो कि एक रैशनल नंबर है। सो अंडर रूट 2 विल
2, तो आपके पास अगर ए वैल्यू जो है √2 की पावर √2 है और बी जो है आपका √2 है, तो आपका आंसर क्या आएगा? अगर ए बी दोनों इरेशनल हो और a⁴ b जो है वो रैशनल आएगा, ठीक है, तो आपके पास दोनों केसेस क्लियर हो गए कि √2 की पावर √2 आपके पास रैशनल है, ठीक है। अगर आपके पास a जो है √2 की पावर √2 हो और b जो है √2 हो, तो आपका आंसर क्या आएगा? एक रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो आपके पास प्रूफ के कितने मेथड है? 4 मेथड है। डायरेक्ट प्रूफ, जिसके जरिए आप कोई फार्मूला लगा के डायरेक्टली वैल्यू निकाल लेते हैं। कंट्रापोजिशन क्या होता है कि आपके पास जो वैल्यूज दी होती हैं, जो आपके पास स्टेटमेंट होती है, उसको आप उल्टा कर देते हैं, यानी कि अगर P इम्प्लाइज Q दिया गया है तो आप क्या करेंगे? नॉट ऑफ Q इम्प्लाइज नॉट ऑफ P कर देते हैं। कंट्राडिक्शन क्या है कि जो भी आपको बात कही जाए उस बात को आपने उल्टा कर देना है, यानी कि अगर a इज ग्रेटर देन 10 दिया गया है तो आपने कह देना है कि a इज लेस देन 10, ठीक है। प्रूव बाय केसेस कि आपके पास जो भी स्टेटमेंट है आपने उसको डिफरेंट केसेस के अंदर डिवाइड कर देना है कि ये पॉसिबिलिटीज हैं और उन्हीं पॉसिबिलिटीज के मुताबिक आपने फिर उसको सॉल्व करना है। क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।